इस बीच जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो एक खबर आती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 5 साल कम हो गई है, 7 साल कम हो गई है। इसके पीछे की क्या साइंस है? पोल्यूशन पूरे साल है, कभी वो विजिबल है, जब विजिबल है तो हमें डर लगने लगता है, अगर विजिबल नहीं है तो हमें लगता है कि चलो यार लाइफ ठीक चल रही है। सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका लंग कैपेसिटी इतनी कम हो गई है कि आपकी डेली जो रूटीन एक्टिविटी है वो भी हैम्पर्ड हो गई है। सीओपीडी और अस्थमा और या ब्रोंकाइटिस, इनके सिम्टम्स कैसे अलग हैं? इट इज़ नॉट द डिसीज ऑफ लंग, ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, जिसमें ये बोन्स को अफेक्ट करती है, मसल्स को अफेक्ट करती है। लेटर ऑन अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके हार्ट पे लोड डालती है, हार्ट डिसीज इन लोगों को डेवलप हो जाते हैं। ये ना कहें कि मैं दवाई नहीं लूँगा और लंग को खींच के देखता हूँ कितना है। ब्लू इनहेलर हर किसी के पास होता है, Aerocot, एस्टलिन के नाम से होता है। सो उस इनहेलर का यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एस्थमा पेशेंट के लिए बंद कर दिया गया है। स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जो कि सबसे बहुत myth भी बेनिफिशियल है। है उन लोगों में जहाँ पे हम लाइफ सेविंग मेजर्स करते हैं, उन लोगों में जहाँ हमारे पास और कोई दवाइयाँ नहीं है। सो इट इज़ अ डुअल एज सॉर्ड। सो जितना एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी पे आ रहा है वो एक्सेस लोड है हमारे लंग पे और हमारे हार्ट पे। स्मोकिंग में किक के अलावा कोई भी बेनिफिशियल पार्ट नहीं है। ट्रीटमेंट गूगल से ना पूछें पहले तो। गूगल से पूछ सकते हैं, लेकिन गूगल से पूछने से आपको पार्शियल नॉलेज मिलती है जो आप समटाइम्स डेंजरस हो जाती है कि हमें ये लगता है, और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उसमें से सिर्फ वही चीज़ लेते हैं जो हमारे काम की है या जिससे हमें डर लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर में, जहां हम बात करते हैं सेहत की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल शर्मा, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर राहुल फोर्टिस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी के एडिशनल डायरेक्टर भी हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। जब आप सर आ रहे थे आज, तो आप देख ही रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है। एकदम धुंध है, बहुत सारा एकदम पॉल्यूशन है, स्मॉग है। और इस बीच वो खबरें भी आ रही हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है, इस बीच जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो एक खबर आती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 5 साल कम हो गई है, 7 साल कम हो गई है। इसके पीछे की क्या साइंस है? ये खबरें एक्चुअली हमारे हेल्थ पे, क्योंकि हम इनको सुन करके इग्नोर कर देते हैं। इसका कैसे कैसे ये एक्सपेक्टेंसी मापी जाती है और लंग हेल्थ से इसका क्या रिलेशन है? सो आई थिंक पोल्यूशन सिर्फ लंग हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा है ये, और जो ये सीज़न हम देख रहे हैं इसमें क्योंकि थोड़ा सा स्टैग्नेंसी आ जाती है, एयर फ्लो नहीं करता है, उस वजह से हमें विजिबली दिख रहा है। लेकिन अगर पूरे साल आप देखें तो पोल्यूशन पूरे साल है, कभी वो विजिबल है, जब विजिबल है तो हमें डर लगने लगता है, अगर विजिबल नहीं है तो हमें लगता है कि चलो यार लाइफ ठीक चल रही है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोल्यूशन के लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए हमें, जो सरकार बना सकती है और हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिंस आई एम ए चेस्ट स्पेशलिस्ट, तो मैं लंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा कि लंग पेशेंट्स में इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या जो नॉर्मल लोग हैं जिनको पॉल्यूशन का एक्सपोजर है उससे लंग में क्या डिसीज़ होगी। तो कॉमनली अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं तो जो सिम्टम्स आते हैं लंग के, वो खांसी, सांस फूलना, जुखाम, चेस्ट कंजेशन, यही सिंपल सिम्टम्स होते हैं। पोल्यूशन के साथ जिन लोगों में भी लंग की डिसीज़ेज़ हैं उनमें सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उनको लंग अटैक बोलते हैं। कि हो सकता है कि उन लोगों में सिम्टम्स इतने बढ़ जा रहे हैं कि घर पे जो अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे हफ्ते से हॉस्पिटल में लोगों को एडमिशन एंड ओपीडीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जब तक हम अपने शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कम नहीं करेंगे तब तक हम लॉन्ग टर्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली सबको हार्म करना है। इट इज़ नॉट द लंग, योर आईज, योर हार्ट, योर स्किन, एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी बीमारी को समझने के लिए, जानने के लिए पहले सिम्टम्स देखते हैं हम, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन इससे पहले भी आता है कॉज। तो लंग डिजीज़ में पहला कॉज, जैसा कि ये मानते हैं कि पॉल्यूशन सबसे बड़ा उसका कॉज है लंग डिजीज़ का, स्मोकिंग है। तो कौन सी जो कॉमन बीमारियां हैं जो आपको डेली टू डेली ओपीडी करते हुए सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके मिलते हैं और क्रिटिकल पेशेंट किसके मिलते हैं? सो अगर हम लंग को एज ए फंक्शन देखें तो हमारा लंग जो है सांस लेने में हेल्प कर रहा है, हमें ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है। एंड लंग में एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है हमारे पास। लेट्स से कि लंग अपनी 60% कैपेसिटी पे काम करता है, 40% रिजर्व्स रहते हैं हमारे पास। इसको थोड़ा तो आसान भाषा में समझाइए, हाँ, कैसे रिजर्व्स सो का? जैसे रिजर्व्स का मतलब ये है कि जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल पड़ा हुआ है जैसे अभी। स्प्लीन के बारे में हम जानते हैं कि वो सो लंग के बारे में ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम अपना 60% लंग ही यूटिलाइज करते हैं, 40% लंग की कैपेसिटी हमें रिजर्व में पड़ी रहती है। दिस इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल, लोगों में ये वेरी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये डिसीजेज आती हैं या ये एक्सपोजर आता है कि हम स्मोक करना चालू कर देते हैं या पोल्यूशन बढ़ रहा है, उससे हमें इनिशियली सिम्टम्स नहीं आते हैं।
इनिशियली ये हमारे उस पार्ट को अफेक्ट करता है जो कि रिजर्व में है, तो हमें इनिशियली सिम्टम्स नहीं आएंगे और हमें लगेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे जैसे रिजर्व्स ख़त्म होने लगते हैं तो लंग की जो नॉर्मल एक्टिविटी जो यूटिलाइज कर रहे हैं हम डेली डे टू डे लाइफ में, उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें सांस फूलने में, खांसी होना, थोड़ा सा भी चलते हैं तो थकावट हो जाना, चेस्ट में टाइटनेस जैसी फीलिंग होना, ये सिम्टम्स आने लगते हैं। अच्छा, जैसे हम कोई कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है, शुरुआती 4-5 साल सिगरेट पी रहा है वो, उसको कोई लक्षण नहीं आएँगे बिकॉज़ ऑफ दिस रिज़र्व। रिजर्व्स अच्छा, कैपेसिटी। तो वो सालों-साल अगर पीता रहेगा, फिर उस अच्छा जब सिम्पटम्स आ रहे हैं इसका मतलब आपका लंग कैपेसिटी इतनी कम हो गई है कि आपकी डेली जो रूटीन एक्टिविटी है वो भी हैम्पर्ड होने हैम्पर लगी हो है। रही है। सो जैसे कि सीओपीडी डे पे अगर हम बात करते हैं तो सीओपीडी एक डिसीज़ है जो इनिशियली हम ये मानते थे कि सिर्फ स्मोकर्स लोगों में होती थोड़ा है। इस सीओपीडी को एक्सप्लेन करें। सीओपीडी अगर हम इंग्लिश में टर्म बोलें तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है। इसका मतलब है कि लोगों में धीरे धीरे लंग की कैपेसिटी कम होने लगती क्रॉनिक है। जो सब जुड़ा हुआ है तो एक इसको पुरानी ही वो माना राइट। जाता है। जी। सो क्रॉनिक का मतलब है कि ये एक्यूट फेज नहीं है कि इमीडिएटली नहीं होती है, हुँ, धीरे धीरे आप में डेवलप होती है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हुँ। सो जितनी भी सीओपीडी पेशेंट्स होते हैं उनमें जो हम पहले प्राइम एक कॉज मानते थे वो था स्मोकर्स, लेकिन स्मोकर के साथ साथ नॉन स्मोकर लोगों में भी ये डिसीज़ आती है। सो लेट्स से कि घर में सेकंड हैंड स्मोक हो रहा है, कि फादर स्मोक करते हैं और बच्चों में एक्सपोजर है, या प्रेग्नेंट लेडी पे एक्सपोजर है, उससे होने वाले बच्चों में, जो बच्चे हैं, मदर है, उन सब में भी सीओपीडी के प्रभाव आ सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जो पोल्यूशन बढ़ गया है, तो अगर आप कुछ साल पहले की एक रिपोर्ट देखेंगे उसमें बताया गया था कि पोल्यूशन का लेवल इतना है कि हम डेली ऑन एन एवरेज 10 से 12 सिगरेट के बराबर पी रहे हैं। टॉक्सिन्स अंदर ले रहे हैं। हुँ। सो वो भी लॉन्ग टर्म में आपको सीओपीडी जैसे लक्षण दे सकती है। सो सीओपीडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसे डायग्नोज कैसे करें। तो इसके पहले थोड़ा-सा हम लोग अमूमन साँस से जुड़ी बीमारियों को अक्सर देसी भाषा में कहते हैं दमा है इसको। तो सीओपीडी और अस्थमा और या ब्रोंकाइटिस, इनके सिम्पटम्स कैसे अलग हैं और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे अलग हैं? इस तरफ से अगर हम सो अगर हम समझना लेमैन चाहें टर्म तो? में बात करते हुँ, हैं या सिंपल भाषा में बोलते हैं तो दमा अस्थमा को बोलते हैं। हुँ, अस्थमा से टर्म आया दमा। हुँ। लेकिन जो सीओपीडी है वो एक अलग डिसीज़ है, तो उसको लोग काला दमा बोलने लगे कुछ लोग, अच्छा। कि ये काला दमा है और ये अस्थमा है, लेकिन दोनों के स्पेक्ट्रम बहुत अलग हैं। हुँ, एस्थमा मोर ऑफ अ एलर्जिक डिसीज़ है जो बच्चों में भी पाई जाती है, एडल्ट्स में भी, और किसी भी स्टेज में डेवलप हो सकती हैं। इसके मुख्य कारण में एलर्जी और जेनेटिक मेकअप्स होते हैं, कि हम देखेंगे कि फैमिलीज़ में रन करती है। सीओपीडी बच्चों में नहीं होती? सीओपीडी जनरली बच्चों में नहीं होती है अनटिल अनलेस उसमें भी किसी तरह का, किसी प्रकार का स्मोकर एक्सपोजर हो, जैसे सेकंड हैंड एक्सपोजर हो गया। हुँ, तो सीओपीडी इज़ मोर ऑफ अ डिसीज़ ऑफ अडल्ट लोगों के लिए। अडल्ट लोगों में डिसीज़ ज़्यादा पाई जाती है, स्मोकर में ज़्यादा पाई जाती है डिसीज़। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों में सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, कि आदमी की सांस फूलेगी, खांसी बलगम होगा, या फिर उनको चेस्ट टाइटनेस होने लगती है, ये सिम्टम्स आते हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि दोनों की थेरेपीज़ अलग अलग हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर सांस फूलने के लिए हम एक ही दवाई लेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों डिसीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट करने में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक तो आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं उस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि आपको क्या प्रोबेबिलिटी है, एस्थमा होने की प्रोबेबिलिटी है या सीओपीडी होने की प्रोबेबिलिटी। एंड नाउ इतने अच्छे टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं जिससे आप अर्ली स्टेजेस पे भी इन डिसीज़ को पकड़ सकते हैं, जिनको बोलते हैं लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन फंक्शन टेस्ट। टेस्ट। उन टेस्ट के द्वारा हम ये देखते हैं कि आपको डिसीज़ आ गई है। ये पीएफटी और स्पायरोमेट्री सेम चीज़ है? पीएफटी का एक स्मॉल पार्ट होता है स्पायरोमेट्री। अच्छा। स्पायरोमेट्री के अलावा भी इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो टोटल पल्मोनरी लंग फंक्शन को कवर करते हैं। सो स्पायरोमेट्री हम ये बोल सकते हैं कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर आप स्क्रीनिंग करते हैं और आप देखते हैं कि आपके लंग फंक्शन लो है, तो उसमें हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं कि किस वजह से आपके लंग फंक्शन लो है। लेकिन दोनों को इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी पोल से पार्ट है। एस्थमा का ट्रीटमेंट अलग है, सीओपीडी का ट्रीटमेंट अलग है। सो रादर देन होता क्या है कि घर में किसी एक को कोई बीमारी है, उसके लिए उसकी सांस की दवाई चल रही है, दूसरा आदमी भी वही लेने लगता है कि मुझे भी वही होगा। सो दिस इज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों की एक तो थेरेपीज़ अलग हैं, और इस थेरेपी के चक्कर में आपको पार्शियल रिलीफ आएगा और आपकी डिसीज़ अंदर ही अंदर बढ़ जाएगी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अपने लंग को पहले इवैल्यूएट कराएं कि हमें किस प्रकार की बीमारी है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू करें। और एक दफ़ा जब डायग्नोसिस हो जाए और ये कंफर्म हो जाए कि आपको सीओपीडी है, उसके बाद डे टू डे लाइफ में क्या बदलाव करने चाहिए? हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, मास्क पहनना चाहिए, लेकिन और क्योंकि इस बीमारी का और ऑर्गन पे भी ज़रूर फ़र्क पड़ता ही होगा जब ये सीवियर होती होगी, या जब इस पे हम ध्यान नहीं देते होंगे इसके ट्रीटमेंट पर। तो इसको कैसे हम हैंडल करें, इसके साथ जीना कैसे सीखें, और इसके ट्रीटमेंट क्या है सीओपीडी का? सो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि सीओपीडी में इट इज़ नॉट द डिसीज़ ऑफ लंग। ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, जिसमें ये बोन्स को अफेक्ट करती है, मसल्स को अफेक्ट करती है,
लेटर ऑन अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके हार्ट पे लोड डालती है, हार्ट डिसीज़ इन लोगों को डेवलप हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो डायग्नोसिस एक्यूरेट हो। डायग्नोसिस एक्यूरेट करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में जैसे स्पायरोमेट्री है, ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी है, आजकल बिना एफर्ट लगाए वाले टेस्ट आ गए हैं जिनको FOT बोलते हैं, या बहुत सारे ऐसे टेस्ट आ गए हैं जिनमें आप कोई भी पिन चुभाए बिना भी सारे टेस्ट कर सकते हैं और आपके लंग का इवैल्यूएशन हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग इज कि हम ये डायग्नोज करें कि आपको COPD है, एस्थमा है, या ILD एक फाइब्रोसिस की डिसीज़ है जो कोविड के बाद सब लोगों को पता चल गया है कि लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। एक बार आपने ये डिसीज़ डायग्नोज कर ली कि हाँ जी फाइब्रोसिस मुझे क्या है? स्कार्स पड़ जाते हैं लंग्स लंग में? की कैपेसिटी स्कारिंग की वजह से कम होने अच्छा, लगती है, वो डिफरेंट डिसीज़ है, उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है। सो एक बार हमें ये पता चल जाता है कि हम COPD से डील कर रहे हैं, तो COPD पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको एक्सपोजर कम करना है स्मोक का। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग सबसे पहले बंद करती है। घर में कोई और स्मोकिंग कर रहा है जिससे आपको एक्सपोजर आ रहा है तो आपको उनको रोकना है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, उन सब से जैसे आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हो टॉक्सिक जहाँ फ्यूम्स हो। एक्सपोजर हो, वो चीज़ें कंट्रोल करनी है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इन पेशेंट्स में। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लोगों में क्या होता है कि जब एक बार सांस की बीमारी आ जाती है तो उसमें डर बैठ हाँ, जाता है कि मैं ये चलूंगा सांस तो मेरी फूलेगी। सांस फूलेगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपनी एक्टिविटी करनी है लेकिन विद मेडिकेशन। एक बार आप मेडिकेशन लेंगे तो और आपकी उसकी सांस लिमिट भी कम पता होनी फूलेगी। चाहिए कि कितनी देर वर्कआउट करना है। एग्जैक्टली। सो वर्कआउट में हर जगह ये पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, हर जगह इसकी गाइडलाइंस अवेलेबल है। जो मोटा मोटा अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग इज़ गुड फॉर योर लंग एज वेल एज फॉर योर हार्ट। तो अगर आप 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग कर पा रहे हैं दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन आपको अगर डिसीज़ आ गई है तो आप सिर्फ ये ना कहें कि मैं दवाई नहीं लूँगा और लंग को खींच के देखता हूँ कितना है, क्योंकि खींचने में आप खींच तो पाएंगे लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लंग वीक होता चला जाएगा। सो जहाँ पे आप छोटी सी दवाई से काम कर सकते थे वहाँ पे हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। तो एक बहुत कॉमन मिथ होता है लोगों में कि यार मैं चल लेता हूँ, 3 सीढ़ी चढ़ लेता हूँ, हल्की फुल्की सांस फूलती है। बट नॉर्मली आपको हल्की फुल्की सांस भी नहीं फूलनी चाहिए। अगर हल्की फुल्की भी फूल रही हैं तो यू आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन योर लंग जो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सो दवाई के साथ करिए। लोगों के दवाई के लिए बहुत मिथ है, लेकिन आजकल COPD में नॉन स्टेरॉयडल दवाइयाँ इतनी कारगर और इतनी अच्छी हैं कि उनसे ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नॉर्मल डे टू डे लाइफ अपनी जी रहे हैं, रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज, अच्छी डाइट लेनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हों, बैलेंस डाइट हो, एक्टिविटी आपको पूरी करनी है। और वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे कि हम देखते हैं कि कोविड के बाद कोविड वैक्सीन आई। वैक्सीनेशन का COPD की कोई अलग से आती है या फ्लू वैक्सीनेशन की कह रहे हैं? COPD के लोगों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन निमोनिया और फ्लू का रिस्क होता है कि ये बहुत कॉमनली फ्लू के सिम्टम्स पकड़ लेते हैं या निमोनिया का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो लेट्स से कि अगर मुझे कोई डिसीज़ नहीं है और मुझे निमोनिया डेवलप होता है, हो सकता है हल्का फुल्का होकर निकल जाए। लेकिन अगर आपको COPD ऑलरेडी है तो निमोनिया कैन बी सीवियर कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, ICU में जाना पड़ सकता है। तो निमोनिया के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है और फ्लू के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। निमोनिया की वैक्सीन जनरली 1 या 2 बार लगानी पड़ती है लाइफ टाइम में, लेकिन वैक्सीन फ्लू की वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती है। इसके अलावा आजकल अगर आप देखेंगे न्यूज़ में पढ़ेंगे तो वूपिंग कफ करके एक बीमारी आ गई जिसको हिंदी में कुकर खांसी बोलते हैं। इसके लिए भी गाइडलाइंस आ गई हैं कि COPD पेशेंट में ये वाली वैक्सीन लगाना भी उतना ही अनिवार्य है। उसकी स्पेसिफिक वैक्सीन आ रही उसकी है? स्पेसिफिक वैक्सीन है। सो मोटा मोटा 3 वैक्सीन है जो COPD पेशेंट में इंपॉर्टेंट होती हैं और जो उनको लगवानी चाहिए। ये नहीं कहूँगा मैं कि उसके बाद 100% आपको रिकवरी मिल जाती है, लेकिन रिस्क थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा 70 to 80% लोगों में माइनर इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं, रिस्क ऑफ सीवियर डिसीज़ कम हो जाते हैं एंड हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी चीज़ 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना है उसमें हम मैक्सिमम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में जो दवाएं चलती हैं उसमें सबसे कॉमन है ब्रोंकोडायलेटर्स, जो इनहेलर के थ्रू भी लिए जाते हैं। उसको अस्थमा का पेशेंट भी लेता है, उसको COPD का पेशेंट भी लेता है, यहाँ तक कि जिनको ड्राई कफ है वो लोग भी इसका यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर को यूज़ करने के लिए और अलग अलग बीमारियों में कैसे इनको हम जो है डिफ्रेंशिएट करें और कितने तरह के ब्रोंकोडायलेटर हैं? सो इसका मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा कि जैसे स्किन डिसीजेज हैं लोगों में, या आप ब्यूटी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक है ब्यूटी प्रोडक्ट जो आप नॉर्मल हेल्थ के लिए ले रहे हैं स्किन के। एक है कि लोगों को सिंपल मुहासे हो गए उसके लिए क्रीम ले रहे हैं। एक है कि लोगों को एलर्जी हो गई उसके लिए क्रीम ले रहे हैं। सो इट इज़ सेम फॉर योर लंग। सो लंग इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू एयर। ठीक है, जैसे कि हम आँख के लिए आँख में दवाई डाल देते हैं, कान के लिए कान में डाल रहे हैं, तो इन्हेलर में कोई अलग दवाई नहीं है ओरल टैबलेट से। इसमें वो दवाई है जो सीधी आपके लंग में जाके काम कर रही है और आपके साइड इफेक्ट कम कर रही है। रादर देन मैं उस गोली को पेट के थ्रू लूँ, ब्लड में जाए और फिर मेरे लंग में पहुँचे, उससे बेटर है कि मैं उस दवाई को सीधा लंग में ले लूँ, तो वो दवाई हमें माइक्रोग्राम्स में देनी पड़ती है। सो इन्हेलर की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, डिवाइस एक है लेकिन उसके अंदर की दवाइयाँ बदल जाती हैं।
वो दवाइयाँ इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं। पीड़ित है। अगर आपको एस्मा है तो उनका कॉम्बिनेशन अलग है। अगर आप COPD हैं तो उसमें नॉन स्टेरॉयडल दवाइयाँ, उनमें कोई स्टेरॉयड नहीं है। कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ आती हैं और इंडिविजुअल आती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सीवियरिटी पे हैं एस्मा की या COPD की, उस हिसाब से इन्हेलर आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बहुत कॉमनली हम देखते हैं ब्लू इन्हेलर हर किसी के पास होता है, एरोकॉट। एस्टलिन के नाम से होता है। सो उस इन्हेलर का यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एस्मा पेशेंट के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अच्छा। आज भी मैक्सिमम पेशेंट उस पर ही डिपेंडेंट रहता है, हम्म। क्योंकि उसमें जो दवाई है वो आपको सिम्टम्स में तो आराम दे देती है कि आपकी सांस में तो आराम आ जाता है, लेकिन आपकी डिसीज़ को कंट्रोल नहीं करती है। सो इंटरनेशनल गाइडलाइंस आ गए हैं कि ये वाला इन्हेलर अब एस्मा के पेशेंट को नहीं लेना अच्छा, है। COPD में अगर स्टेरॉइडल उससे क्या नुकसान होते हैं उस ब्रोंकोडाइटर को लेने से? स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जो कि सबसे बहुत मिथ भी बेनिफिशियल हैं। है उन लोगों में जहाँ पे हम लाइफ सेविंग मेजर्स करते हैं, उन लोगों में जहाँ हमारे पास और कोई दवाइयाँ नहीं है। सो इट इज़ अ डुअल एज सॉर्ड कि अगर आप प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो इट हैज़ ऑल द बेनिफिट। स्पेशली जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सीधे लंग में डालते हैं तो माइक्रोग्राम्स में दवाई जा रही हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल और लो डोज में होती है और सीधा लंग पे काम करती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही लिमिटेड और मिनिमल है, जिनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपने अवॉइड किया कि नहीं जी मैं तो स्टेरॉइड नहीं लूँगा और आप एस्मा के पेशेंट हैं, तो होता है कि जैसे आपको अटैक आया तो हमें आपको IV या ओरल थेरेपी देनी पड़ेगी जो मिलीग्राम्स में देते हैं, जो 1000 गुना ज़्यादा डोज है, लेकिन क्योंकि हमें आपकी लाइफ सेव करनी है तो उस वक्त वो एसेंशियल है। सो स्टेरॉइड थेरेपी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, अपने आप नहीं लेनी है पहली चीज़, और जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ इससे अच्छा बेनिफिट कोई और दवाई वर्ल्ड में नहीं दे पाती है। सो स्टेरॉइड आपको एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर आप लेते हैं तो इट हैज़ ऑल द बेनिफिट्स, लेकिन अगर आप अपने आप ओवर यूज़ मिसयूज़ करने लगते हैं तो इट हैज़ ऑल द साइड इफ़ेक्ट्स। एंड कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस खाना भी खा रहे हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। सो हर चीज़ अगर आप मॉडरेट या लिमिटेड अमाउंट में प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर की एडवाइस से ले रहे हैं तो उससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। अच्छा, लंग्स की जो डिजीज़ होती हैं उनके बहुत सारे सिम्टम्स हमें नींद में महसूस होते हैं। जैसे खर्राटे, अमूमन सबके घर में लोग खर्राटे लेते ही हैं। खर्राटे किस तरह के खर्राटे हैं तो हमें अलर्ट होना चाहिए अपने परिवारजनों के लिए? तो खर्राटों को किस तरह से हम इग्नोर ना करें और कैसे ये समझें कि ये कॉमन है, ये तो लेते ही हैं? सो आई थिंक अतुल जी, खर्राटे जो हैं आई थिंक हमने दूसरी डायरेक्शन से लिया है। सो ऐसा नहीं है कि खर्राटे लेने वाले लोगों में रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती हैं, लेकिन हाँ जिन लोगों में रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं और उनमें खर्राटे हो रहे हैं तो वो लंग को और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा। या इवन नॉर्मल पेशेंट में अगर आप स्नोर कर रहे हैं, आप स्नोरिंग करते हैं, तो स्नोरिंग के साथ आपको ये देखना है कि और बहुत सारे फीचर तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हैबिचुअल स्नोरर होते हैं, स्पेशली यंग एज में अगर हम देखते हैं कि वेट ज़्यादा है, नेक सर्कमफ्रेंस कम है या छोटी हाइट है या कुछ लोगों में ठोड़ी अंदर होती है, उसकी वजह से लोग स्नोर करने लगते हैं। बट यू नीड टू डिफ्रेंशिएट कि ये हैबिचुअल स्नोरर हैं या जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो डिसीज़ आ रही है। उसके लिए भी आजकल स्क्रीनिंग टूल्स आ गए हैं जिसमें ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है, क्योंकि अगर आपको खर्राटों के साथ आपकी ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, जो नॉर्मली हम घर में देखना चाहते हैं कि अपने पल्स ऑक्स लगा के देख लेते SpO2 हैं, चेक करते हैं, लेकिन जगते हुए वो कभी कम नहीं होता है। जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो होते हैं, और जो ये पल्स ऑक्स जो 1000-1200 रुपये के मार्केट में आते हैं वो इतने सेंसिटिव है ही नहीं कि वो उस वाले डिप को डिटेक्ट कर पाए, तो इनका सैम्पलिंग टाइम ही इतना नहीं होता है। तो उसके लिए अलग से मशीनें आती हैं जो बहुत महंगी हैं, स्लीप स्टडी में होती हैं, उनमें स्क्रीनिंग भी होता है। जैसे हार्ट की सो व्हाट बीमारी आई में। सजेस्ट कि जो मेरे पेशेंट होते हैं मैं उनको सिर्फ स्क्रीनिंग करता हूँ कि अगर आप स्नोरिंग कर रहे हैं और आपको ओबेसिटी है, दिन में हल्के फुल्के नॉट नींद आना लेकिन थकावट रहती है, काम करने में मन नहीं लगता है, डायबिटीज़ डेवलप हो रही है, BP डेवलप हो रहा है, तो हम डायबिटीज़ BP की दवाई चालू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि किस वजह से हुआ है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ये नहीं होता कि किस वजह से हुआ है। तो स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन लोगों को ये भी इंटरनेशनल गाइडलाइन है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आप एक से ज़्यादा दवाई ले रहे हैं या हाइपरटेंशन है और 2 से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, तो आपको स्लीप एपनिया एवेलुएट कराना है। बट स्लीप एपनिया पर से डिसीज़ लंग की नहीं बढ़ाता है, लेकिन येस जिन लोगों में लंग डिसीज़ है उनमें ऑक्सीजन की डिप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ये डिजीज़ है कि कंडीशन है? सो डिसीज़ है ये भी, और इससे बहुत सारी डिसीज़ लिंक्ड है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन पेशेंट्स, दिन में थोड़ा सा नींद आना, लेथार्जी रहना, हम लगता है काम बहुत है हमारे पास इसलिए हम लेथार्जी हैं। एक्सीडेंट्स, लोगों को चलते चलते ड्राइव करते हुए नींद आ जाती है, वो बहुत कॉमन है। और भी बहुत सारी डिसीज़ हैं, मोर देन 10-12 डिसीज़ हैं जो स्लीप एपनिया से लिंक्ड हैं। अगर आप अपना स्लीप एपनिया कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपकी ये डिसीज़ कंट्रोल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेनली जो क्वालिटी स्लीप है वो अगर आपको क्वालिटी स्लीप बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड रहती है इन पेशेंट्स की। अच्छा, COPD से ही जुड़ी और लंग से ही जुड़ी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, दमा। और दमा, अस्थमा आपने बताया कि ये उसकी दोनों बिल्कुल ही अलग हैं।
लेकिन लक्षण लगभग एक जैसे हैं। तो क्या अस्थमा, जैसे मैंने देखा है छोटे बच्चों को भी है, बूढ़ों को तो अमूमन हो ही जाता है, क्या ये जेनेटिक भी है? क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ में ऐसा देखते हैं यस, कि वो सो एस्थमा हैज़ ए जेनेटिक प्रिडिलेक्शन कि अगर आपकी फैमिली में एस्थमा है, स्पेशली फ्रॉम द मदर साइड, कि मदर साइड में किसी को एस्थमा है, तो एस्थमा की जो टेंडेंसी है वो बच्चों में भी आ जाती है। सो आपको अर्ली स्टेज में ही उसको डिटेक्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट या एटलीस्ट प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि अगर आप प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे तो आपको बहुत हद तक आप अपने एस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। एक कॉमन नोशन ये है कि बच्चों को 4-5 साल में एलर्जीज और एस्थमा डेवलप होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी 10-12 साल तक अपने आप ठीक हो जाएगा। ट्रू कि वो बच्चे जब इतने बड़े होते हैं तो उनके सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन वो लंग में परमानेंट डैमेज कर जाते हैं। सो ये हमें वेट नहीं करना है कि अगर आपके बच्चों को लंग डिसीज़ आ रही है या सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं इसमें कि बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चों में डिपेंडेंसी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रीटमेंट आपके बच्चों को अप्रोप्रिएट ग्रोथ में हेल्प करता है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन कम करता है, प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को या अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाइए और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट के साथ आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी रहेगा और उसको मिनिमल साइड इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका वज़न ज़्यादा है। उनको स्लीप एपनिया भी होने के चांसेस क्या ऐसा होता है कि ज़्यादा रहते हैं? और एब्सोल्युटली। उनको वज़न बढ़ने, मोटापे से और लंग से क्या कनेक्शन है इसका, जो है सांस लेने हमारे उससे? सो बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ कि एक पतला आदमी है और उसको मैंने बोला कि एक 100 किलो की बोरी लेनी है आपको और चलना है, तो डेफिनेटली उसका सांस फूलेगा। सो जितना एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी पे आ रहा है वो एक्सेस लोड है हमारे लंग पे और हमारे हार्ट पे। सो अगर हमारे पास एक्सेस लोड है तो हमारे हार्ट को और लंग को डेफिनेटली ज़्यादा काम करना है। ये हो गया इनडायरेक्ट लिंक। लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी में फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिक चेंजेस आने लगते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आने लगते हैं, जिनका हिंदी साइंटिफिक टर्म में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, इनकी वजह से बॉडी में ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिसके आपके हार्ट में और लंग में इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है और उसकी वजह से डिसीजेज आपको आ जाती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी ओबेसिटी को चेक रखें, नॉट फॉर कि कॉस्मेटिक रीजन से बट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल ऑल्सो। तो क्या ये इन्फ्लामेशन की ही एक कंडीशन, जो बात करते हैं लंग्स डिजीज़ में, ब्रोंकाइटिस जो है, वो भी इन्फ्लामेशन की ही डिजीज़ है? सो जैसे हम सीओपीडी की बात करते हैं, सीओपीडी में भी अंदर बहुत सारी डिसीज हैं, जिसमें से एक डिसीज है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पुराना टर्म है, उसी की ब्रांच है वो सीओपीडी यस की? उसी का सबसेट है वो, सबसेट है, कि अच्छा। एक तरफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है और दूसरी तरफ एम्फाइसिमा है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इनिशियली हम देखते थे बहुत सारे लोग जो स्मोक करते थे उनको बलगम आता था, तो हम बोलते थे ये तो स्मोकिंग की वजह से आता है। बट इन लोगों में जो लंग फंक्शन कम हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लंग एक्सेसिव सिक्रीशन डालता है। एक्सेसिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं और उस कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक मेकअप की वजह से स्मोकिंग रिलेटेड लंग में सीधा डैमेज होने लगता है और उन लोगों में एम्फाइसिमा डेवलप हो जाता है। तो ब्रोंकाइटिस, और हम बहुत ही लूज टर्म की तरह यूज़ करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को, एस्मा को भी हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बना देते हैं, सीओपीडी को भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बना ब्रोंकाइटिस देते से हैं। उतना कोई उसको बीमारी मानने को तैयार नहीं, ऐसा? सो ब्रोंकाइटिस एक जर्नल टर्म है, यू नीड टू फाइंड आउट कि आपको ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं। एस्मा की वजह से आ रहे हैं, सीओपीडी की वजह से आ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से आ रहे हैं। सो ब्रोंकाइटिस इज It's ए a जनरल symptom. टर्म, इट इज़ अ जनरल टर्म जो कि लूजली यूज़ करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। बट आपको स्पेसिफिक, जब तक आप कॉज नहीं पता चलेंगे, आप उसकी थेरेपी टाइट्रेट नहीं कर सकते कि आपको क्या स्पेसिफिक थेरेपी रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि सीओपीडी डे 20 तारीख को आने वाला है, उसके पहले ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप कुछ अगर सीओपीडी पेशेंट्स के लिए ऐड करना चाहें अपनी तरफ से, कुछ उनको सलाह देना चाहें कि किन तरह के सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास कब जाएं, और उन ट्रीटमेंट्स के प्रति कितना सावधान रहें, और कितनी लीथल ये बीमारी है और कितनी संक्रामक है, इसके बारे में अगर सो अगर कुछ आप सलाह डाटा ऐड देखते करें हैं तो वर्ल्ड में सीओपीडी मोर्टेलिटी के रेट में, कि जिसमें मृत्यु दर है, वो सेकंड नंबर पे आता है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस इतनी कम है सीओपीडी की कि हम लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। एक और जो कॉमन चीज़ है वो हमें लगता है कि सीओपीडी सिर्फ स्मोकर्स में हो सकता है, लेकिन आजकल इनफ रिसर्च आ गई है कि स्मोकिंग के अलावा भी इतने फैक्टर, जैसे पोल्यूशन हमने डिस्कस किया, एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बहुत बड़ा फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसमें आपको सीओपीडी बिना स्मोकिंग के भी हो सकती है, पैसिव स्मोकिंग है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनमें आप लोगों को, किसी को भी सीओपीडी बिना स्मोकिंग के भी डेवलप हो सकती है। लेकिन ये स्मोकर लोगों में ये ध्यान देने वाली बात सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें लंग का डिक्लाइन बहुत ज़्यादा होता है, लंग फंक्शन का, और उनमें सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं।
सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये इग्नोर नहीं करना है क्योंकि हम स्मोकर नहीं है तो हमें COPD नहीं हो सकता है। आपके कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है एंड आपको अपने सिम्टम्स बताने हैं, लंग फंक्शन इवेलुएट कराने हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि आप COPD कैटेगरी में आ रहे हैं, एस्थमा कैटेगरी में आ रहे हैं या कोई और डिसीज़ हो रही है आप। दूसरी चीज़ है, संक्रामक बिल्कुल नहीं है। एक आदमी से दूसरे आदमी को COPD ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इवन इफ अगर आपके घर में आपके कलीग कोई किसी को COPD है या रेस्पिरेटरी डिसीज़ है ऐसी जो नॉन इन्फेक्टिव है, एस्थमा है जैसे, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, रादर उनको सपोर्ट करना है, उनको हेल्प करना है कि वो स्मोकिंग क्विट कर पाएँ ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में उनके इफेक्ट्स कम हो पाएँ। स्मोकिंग तो तुरंत क्विट कर देनी चाहिए। स्मोकिंग तो सबसे पहले क्विट कर देनी है अगर आपको ये सिम्टम्स आने। अदरवाइज ऑल्सो स्मोकिंग में किक के अलावा कोई भी बेनिफिशियल पार्ट नहीं है। हम लोग स्ट्रेस में ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट इट हैज़ ऑल द रॉन्ग थिंग्स, ऑल द रिस्क फैक्टर, नॉट ओनली स्मोक दिस COPD, लंग कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ब्लैडर कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लंग कैंसर को, बहुत सारे कैंसर्स को स्मोकिंग प्रोवोक करता है। सो स्मोकिंग तो सबसे पहला स्टेप है। अगर आप नहीं भी ले पा रहे हैं देन यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, योर पल्मोनोलॉजिस्ट। देयर आर मेडिकेशन, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, काउंसलिंग्स उपलब्ध हैं जिसके आप आराम से अपनी स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों में भी COPD हो जा रहा है उनको ये बहुत डर लग रहा है कि अगर मैं चलूँगा तो मेरी सांस फूलेगी। इस बात से नहीं डरना है, आप अपनी दवाई लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मेरी सांस फिर भी फूल रही है, अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए। वैरायटी ऑफ ड्रग्स आजकल अवेलेबल हैं जो दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, जिससे आप पूरा 24 आवर्स के लिए सिम्टम फ्री रह सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज आपको एक लंग डिसीज COPD डेवलप हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है या इवन लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो गई है। अगर आप अप्रोप्रिएट थेरेपी लेते हैं, स्मोकिंग क्विट कर लेते हैं, तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जैसे कि बाकी लोग जी रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज मैंडेटरी है। मतलब अगर आप देखेंगे तो गाइडलाइंस में ये रेकमेंड किया गया है कि हर COPD पेशेंट को एक्सरसाइज करनी ही करनी है, चाहे वो लंग एक्सरसाइज हो या नॉर्मल जनरल वेलबींग की ब्रिस्क वॉकिंग हो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लंग डिसीज आई है तो आप अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डर हमें ये होता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे सांस फूलेगा। अगर सांस फूल रहा है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है और उनसे बोलना है कि मेरा ये एक्सरसाइज करने में सांस फूल रहा है, ताकि वो आपकी थेरेपी ऑप्टिमाइज करें। कितनी कैपेसिटी इसका पता लग सके आपकी एक्सरसाइज करने की लिमिट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एस्थमा और COPD में इन्हेलर्स अलग अलग हैं। ये बहुत कॉमन मिथ है कि हर इन्हेलर में स्टेरॉयड है। एस्थमा की जितनी थेरेपीज हैं उनमें स्टेरॉयड नहीं है। इनिशियल थेरेपी नॉन स्टेरॉयडल है। स्टेरॉयड बहुत लिमिटेड लोगों में ज़रूरत पड़ती है और वो भी माइक्रोग्राम्स में, जो कि आप इन्हेल्ड फॉर्म में ले सकते हैं। इन्हेलर बिल्कुल भी एडिक्टिंग नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है ताकि हम आपको साइड इफेक्ट्स से बचा सकें। अगर हम आपको ओरल टैबलेट देंगे तो साइड इफेक्ट ज़्यादा आएंगे। इट इज़ लाइक कि जैसे आप चश्मा लगाते हैं और आपको डर नहीं लगता कि कौन क्या बोलेगा। जस्ट लाइक दैट कि आँख के लिए आँख की दवाई, कान के लिए कान की दवाई, लंग के लिए लंग की दवाई है, सिंपल। सो उसके लिए आपको ये नहीं कहना है कि इन्हेलर से एडिक्शन हो जाता है, ऐसा कोई प्रूफ कहीं नहीं है इन्हेलर से एडिक्शन हो जाता है। इन्हेलर से एडिक्शन सिर्फ उन लोगों में होता है जो बिना पूछे कोई भी इन्हेलर लेने लगते हैं और उनको सांस में आराम आता है, लेकिन उनकी डिसीज़ कंट्रोल नहीं होती और डिसीज़ धीरे धीरे बढ़ जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी कोई ऐसी थेरेपी चालू करें तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन, जो COPD पेशेंट में रेकमेंडेड है कि आप फ्लू का वैक्सीन लगाएं, निमोनिया का वैक्सीन लगाएं और आजकल जो वूपिंग कफ है उसके लिए पर्ट्यूसिस वैक्सीन आ गई है, वो जरूर लगवाएं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ये सारी वैक्सीन ईजिली अवेलेबल है मार्केट में और आप लगवा सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपना ख्याल रखना है, डरना नहीं है डिसीज़ से, हर डिसीज़ कंट्रोल। कोविड में ये एक मास्क का कल्चर जो है, मास्क पहनना लोगों ने सीखा, उसमें कई तरह के मास्क आए हैं कि जो N95 है या 3 लेयर मास्क है, प्लाई मास्क जो उसको बोलते हैं, सर्जिकल मास्क। कौन से स्पेसिफिक मास्क जो हैं इन लंग पेशेंट को यूज़ करनी चाहिए, ऐसा कुछ है? सो लंग पेशेंट के लिए तो जैसे आप रिकमेंडेशन देखते हैं तो N95 ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मास्क है, क्योंकि वो टाइटली लगाना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो अगर जैसे आप देख रहे हैं आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट आप अपनी एक्टिविटी कम करें आउटडोर। अगर आपको जाना है तो N95 मास्क लगा कर जाएँ। अगर आपके पास N95 नहीं है तो एनी मास्क विल हेल्प, बट इफेक्टिविटी विल थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन बिना मास्क के ना निकलें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। घर में क्लोज डोर्स रखें। प्योरीफायर आप लगवा सकते हैं तो प्योरीफायर लगवाइए, लेकिन वो भी एक क्लोज सिस्टम में ही काम करता है, रादर देन हम बोलें कि प्योरीफायर लगवाए और सब कुछ ठीक हो जाए। प्लांट्स आ गए हैं, अगर आप लोग प्लांट्स लगवा सकते हैं, उससे आप अपनी ऑक्सीजन घर की प्योर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है। अगर आप दवाइयाँ नहीं लेंगे तो इनमें से कोई भी चीज़ आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप जो प्राइमरी डिसीज़ है उसको ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और इसके साथ आपको अपने थेरेप्यूटिक मेजर्स, दवाइयाँ लेते ही रहनी है।
और डायग्नोसिस के लिए हमेशा डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दोनों की दवाइयाँ अलग हैं। चाहे देखने में इनहेलर सेम लगता है हमें कि इसी इनहेलर से दवाई जा रही है, लेकिन उसके अंदर की दवाइयाँ दोनों में अलग हैं। सो कभी भी अगर आप दवाई स्टार्ट कर रहे हैं सो सिंपली क्लिनिकल बेसिस पे दवाई स्टार्ट ना करें। उसके लिए आप अपने लंग फंक्शन इवैल्यूएट करें और ये डिसाइड करें कि आपको किस टाइप की बीमारी है, ताकि उस हिसाब से आपको हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट गूगल से ना पूछें पहले तो। गूगल से पूछ सकते हैं, लेकिन गूगल से पूछने से आपको पार्शियल नॉलेज मिलती है जो आप समटाइम्स डेंजरस हो जाती है। कि हमें ये लगता है, और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उसमें से सिर्फ वही चीज़ लेते हैं जो हमारे काम की है या जिससे हमें डर लगता है। हम पूरी चीज़ नहीं लेते हैं उसमें से। स्पेसिफिकली लंग्स में तो बहुत थिन लाइन है सिम्टम्स की, जिसको जो है स्पेसिफिक करना डिजीज़ को, तो वहाँ तो बिल्कुल गूगल का सहारा। आई थिंक मतलब मैं यही एडवाइस करूंगा, लेकिन आप गूगल से भी पूछ रहे हैं तो आप पूछ के डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लें। सिर्फ गूगल डॉक्टर पे पूरा रिलाई ना करें कि वो कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना ब्रेन जरूर लगाएं, क्योंकि दिस इंटरनेट डजेंट हैव ब्रेन। जो आप पूछेंगे वो सबके आंसर, सारे आंसर दे देगा आपको। उसमें से पिक एंड चूज़ आपको करना है कि क्या आपके लिए बेस्ट है और क्या वर्स्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको पॉडकास्ट हमारा हेलो डॉक्टर पसंद आया होगा। अपने फीडबैक्स हमें radio@aajtak.com पर लिख कर भेजें। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।